आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ खंड। जैनम की ओर। 26 अक्टूबर को 17वें दिन सक्य को 8 बजे सवेरे छोड़ा। यदि भोट में किसी स्थान को अफसोस के साथ छोड़ना पड़ा तो वह सनक्य ही है। यहाँ सबसे अधिक सहृदय जन मिले। जिस दिन सनक्य आए थे तब से अब सर्दी अधिक बढ़ गई थी। रास्ते में पानी की नालियां बर्फ हो गई थी। चंगमा, बीरी की पत्तियां सूख गई थीं और गिरने के लिए हवा के झोंकों की प्रतीक्षा कर रही थीं। सक्य उपत्यका जो कभी हरे मखमल के फर्श के समान दिखाई पड़ती थी, सभी घासें पीली हो गई थी। हमारे रास्ते से हटकर लाल काली सफेद खड़ी रेखाओं से अंकित कितने ही घर पड़े। कुछ उजड़े गांवों की टूटी दीवारों को दाहिने बाएं छोड़ते हम जनशून्य उपत्यका की ओर चढ़ने लगे। आखिरी 2 मील छोड़ चढ़ाई आसान रही। इस जोत का नाम डोरमोला है। डोर जंगली चरियों को कहते हैं, जिनका अब इधर नाम नहीं है। शायद पहले रहती होंगी। उतरकर हम पानी की धार के किनारे आए। हमने साथियों से कहा, ये गंगा नदी का पानी है, और यह है ही क्योंकि इस धार का पानी कोसी से होकर गंगा में जाता है। 1:30 बजे हम लोग छूशोर ग्यपोंग गांव में पहुंचे। यहाँ घोड़ों को चारा दिया गया और हम लोगों ने चाय पी। इस उपत्यका में भी कितने ही मठों और बस्तियों के ध्वंसावशेष हैं। धार की नींव थोड़ा सा ऊपर कितने स्तूप हैं और नीचे जाने पर दाहिने तट पर लहदोड़ गांव है। ये कभी बड़ा गांव था जिसके पास में एक बड़ा मठ था, किंतु अब कुछ ही घर बच रहे हैं। एक हमारा देश है जहां लोगों को जोतने के लिए जमीन नहीं मिल रही है, और एक ये देश है जहां पहले के आबाद खेत छोड़ दिए गए। इसका कारण घर भर के लिए एक पत्नी की प्रथा के अतिरिक्त अधिक लोगों का साधु होना है। एक तरह कहा जा सकता है कि इतने गांवों के उजाड़ने का दोष यहाँ के धर्म को है। बाएं ओर हटकर असाधारण ऊंची दीवार वाला एक ध्वस्त गांव दिखाई पड़ा। पूछने पर मालूम हुआ कि पहले यहाँ मोन लोग रहते थे, जिन्हें राजा मीवड तबग्यस 1727 ईशून्य ने उजाड़ दिया। सूर्यास्त के समय हम मबजा गांव में पहुंचे। कुशो डो यगछेनपो के साले तथा श्रीमती दीर्घायुषी के बड़े भाई कुशो डो यियमला ने चाय से स्वागत किया। ये स्थान 15,000 फुट से ऊपर होने के कारण अधिक सर्द था, ऊपर से हवा चल रही थी। 10 वर्ष पहले के बने पद्मसंभव के मंदिर में हमारा आसन लगा। मंदिर साफ तथा सुंदर रीति से चित्रित है। 28 तारीख अक्टूबर को मबजा में ही रहना था। हवा के तेज होने से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। कुशा से बात करते वक्त मालूम हुआ कि सनक्य मठ के पास अब भी एक छोटा सा राज्य है, जिसमें प्रायः 200 गांव और 2000 घर हैं। इनके अतिरिक्त खम प्रदेश में भी कुछ मिल्कियत है। कुशो डोडयिक छेनपो को कोई संतान नहीं है, ये पहले कह आए हैं। तिब्बत में पुत्र न होने पर पुत्री के लिए घर जामाई मगपा लिया जा सकता है। कोई संतान न होने पर किसी दूसरे संबंधी या प्रिय व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इसी नियम के अनुसार कुशो डोडयिक छेनपो ने अपने साले को उत्तराधिकारी बनाया, किंतु उनको भी कोई संतान नहीं। इसी बातचीत में हमने कुशो से उत्तराधिकार के बारे में पूछा। मालूम हुआ, संपत्ति का स्वामी बड़ा लड़का होता है। छोटा लड़का यदि अलग शादी करे तो उसे खाने के लिए कुछ मिल जाता है, पूग बराबर का हिस्सा नहीं। लड़का न होने पर पुत्री मालिक होती है। उसके भी न होने पर किसी दूसरे को उत्तराधिकारी बना सकते हैं, किंतु गांव के मालिक का सहमत होना जरूरी है। सरकार के पास या सक्य जैसे राज्य के दफ्तर में हर गांव के प्रत्येक खेत का नाम, नंबर नहीं, क्योंकि तारांकन यहाँ अभी तक नक्शा नहीं बना, तथा परिमाण,
खेत में बोए जाने वाले बीज के हिसाब से, और मालिक के घर का नाम लिखा रहता है। मालिक घर समझा जाता है, व्यक्ति नहीं। पुत्रों में खेत का बंटवारा न होने से यहाँ दाखिल खारिज का झगड़ा नहीं। मबूजा से तिडरी तक के लिए 33 साड़, प्रायः 9 रुपये, पर 3 खच्चर मिले, और 29 अक्टूबर को 8 बजे सवेरे हमने मबजा छोड़ा। यद्यपि हम नीचे की ओर जा रहे थे, तो भी रास्ता समतल सा था। उपत्यका भी बहुत चौड़ी थी। उपत्यका के दाहिने छोर पर एक योगीराज एकांतरवास कर रहे हैं। 5 वर्ष से ये एक कोठरी में बंद हैं। सिर्फ एक छोटा सा छेद है, जिससे भक्त लोग हर तीसरे चौथे पानी, ईंधन और घी की चीजें पहुंचा दिया करते हैं। जब तक सिद्ध न हो जाएंगे तब तक बाहर नहीं निकलेंगे, यही उनकी प्रतिज्ञा है। एक गांव को पाकर हमारा रास्ता दाहिनी ओर के मुड़ा। नीचे दूर तक नदी के बाएं ओर छुंदू का मठ है। किसी समय यह एक सुंदर विशाल मठ था, किंतु अब 2-3 देवालयों और कुछ स्तूपों को छोड़कर बाकी ध्वस्त है गए हैं। हमारा रास्ता तारांकन भारत में भी पहले यही क्रम था। पाद्यान ने तस्य वापः सूत्र से इसे प्रकट किया है। बिल्कुल दाहिनी ओर मुड़ गया, और थोड़ा आगे नदी भी मूल भटककर उधर ही चली आई। एक पहाड़ी की परिक्रमा कर हम निशा की उपत्यका में पहुंचे। आज 2 सप्ताह बाद बाकी यात्रा को आरंभ करता हूँ। कारण इस वर्णन से ही मालूम हो जाएगा। 3 नवंबर को सवेरे ही चलना था, किंतु घोड़े 10 बजे से पहले नहीं आ सके। इस बीच में मेजबान से तरह तरह की बातें होती रही। एक बात से तो वे बड़े चकित और कुछ भयभीत से हो गए, यद्यपि मेरे साथी धर्मवर्धन को उस वक्त अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। गृहपति ने कहा, देखिए, पिछले साल 3 अप्रैल 1933 हमारे चमोलोड़मा यूरेस्ट पर्वत पर कोई अंग्रेज हवाई जहाज पर पहुंचा था। ये लोग किस वास्ते ऐसा करते हैं? मैंने कहा, वह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए उस पर पहुंचकर अपने नाम को अमर करने की सबकी इच्छा होती है। उन्होंने देवी देवताओं की नाराजगी की बात कही। मैंने कहा, यहाँ देवी देवता की नाराजगी की बात नहीं करनी है। वे तो बेचारे सहानुभूति के पात्र हैं। यदि इस प्रकार 2-4 बार जहाज उड़े तो उन्हें अपने स्थानों को छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। क्यों और कहाँ? क्योंकि हवाई जहाज में लगने वाले तेल, पेट्रोल की गंध देवताओं के लिए भयंकर है। कोयला, पानी आदि सभी कल में लगने वाली चीजें उनके शत्रु हैं, किंतु ये पेट्रोल तो जहर हलाहल है। और मुझे तो तुम्हारे यहाँ के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भारत से प्रवासित बहुत से देवताओं भूतों के लिए बहुत अफसोस है। क्यों? जानते हो, जिस समय तुर्कों ने आकर भारत के पूजा स्थानों को बर्बाद कर दिया, उस वक्त भारत में लाखों देवता और भूत भूखों मरने लगे। लोग बलि ही नहीं दे सकते थे। उस समय एक भारतीय भूत जो तिब्बत में कई वर्ष से रह रहा था, जन्मभूमि के देखने की इच्छा से भारत लौटा। वहां उसने अपने जाति बंधुओं की फाकिक्शी देखी। उसने उनसे कहा, भाइयों, तिब्बत में वैसी मीठी मीठी बलि भेंट तो नहीं मिलती, किंतु शाम सवेरे प्रत्येक घर में हमारी जाति के लिए लोग सत्तू की धूप देते हैं। कोई जाति भाई भूखा नहीं रह सकता। ये सुनकर लोग आपस में सलाह करने लगे। अंत में कुछ अत्यंत चटेरों को छोड़कर सब उत्तराखंड की ओर चल पड़े। क्या पूछते हो? एक एक दिन में 10-10 हजार भूत भारत से भोट की ओर चले। 10-10 हजार? अरे, 10 हजार से भी अधिक। वे बेचारे आज तक यहाँ शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे। वे तुम्हें सताते नहीं थे, और तुम उनका साग सत्तू से सत्कार करते रहे। भारत में जो भूत रह गए, पीछे रेल मोटर आदि के आने पर वे भी भारत से भागने लगे। यदि हवाई जहाज इधर आए तो यहाँ भी उनकी खैरियत न होगी।
तो कहाँ जाएंगे? शायद चारथन, तिब्बत का उत्तरी जनशून्य मैदान में चले जाएं। किंतु वहां भी कितने दिन ठहरेंगे? हवाई जहाजों को उधर भी कौन रोकेगा? अच्छा होगा, हम लोग बीमारी से बच जाएंगे, और तिब्बत के हजारों लामा जो भूखों मरने लगेंगे। भूतों देवताओं के भाग जाने पर उनके डर से होने वाले पुरस्चरण, जप, पाठ आदि लामों से करवाकर कौन उन्हें दक्षिणा देगा? बेचारे गृहपति बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी बीच घोड़े वाले आ गए। यद्यपि घोड़े एक तरह से मालिक की बेगार में हमें मिल रहे थे, तो भी दाम काम में लोग उस्ताद थे। वहां से कुत्ती भर 3 दिन के लिए पहले तो उन्होंने फी घोड़ा 64 संग 17 रुपये के ऊपर मांगे। मैं तो झुंझला गया। फिर उन्होंने 32 संग कहे। अंत में 16 संग पर फैसला हुआ। 11 बजे हम किसी तरह रवाना हुए। आज 627 मील आगे लंगकोर में ही रहना था। घोड़े तेज मालूम होते थे। धर्मवर्धन का घोड़ा तो एक बार भड़क कर उन्हें बेरस्ते थोड़ी दूर खींच भी ले गया, लेकिन रास्ता मैदान का था। एक जगह पानी से जमीन में कीचड़ थी। हमारे घोड़े का पैर फिसल गया और वह धीरे से जमीन पर आ बैठा। हमारे सारे कपड़ों पर कीचड़ पड़ गई। रास्ते में घोड़े वालों ने अपने गांव में 2 घंटे रोक रखा। जब चले तब हवा तेज और सामने की थी। सर्दी का क्या पूछना, प्रायः 15,000 फुट की ऊंचाई और नवंबर के दिन। खैर, किसी तरह 4 बजे लंगकोर पहुंचे। लंगकोर भारतीय सिद्धफ दंप संघ का बहुत दिनों तक निवास स्थान रहा है। यहाँ रहकर उन्होंने कितनी ही पुस्तकें भी भूतभाषा में अनुदित की थी। यद्यपि किसी संस्कृत पुस्तक की आश तो न थी, तो भी वहाँ के पुराने मठ और उक्त सिद्ध की मूर्ति के देखने की बहुत इच्छा थी। सामान गांव के वैद्य के घर में रखा गया और हम एक साथी को लेकर मंदिर में पहुंचे। पुजारी के कुछ देर बाद आने पर भीतर गए। विहार और उसके बनाने का ढंग पुराना है। बड़े और अंधेरे सभा मंडप के भीतर गर्भ मंदिर है। सभा मंडप की एक तरफ पुराने स्तलिखित कंजूर को पुस्तकें ईंटों की छल्ली की भांति रखो गई हैं। गर्भगृह में प्रधान मूर्ति फदम्पा की है। साथ ही 3-4 पीतल की सुंदर मूर्तियां हैं, जो बनावट से भारतीय जान पड़ती हैं। प्रकाश की अल्पता और पुजारी के रूखेपन से फोटो नहीं ले सके। कल सवेरे चलने का निश्चय कर सो गए। रात को साथियों की आवाज से आंख खुल गई। वे घोड़ों को कस रहे थे। समझा, समय हो गया होगा। सब ठीक होने पर घड़ी देखी। अभी तो 2:30 बजे थे। हमने कहा, अभी रात 3 घंटे से अधिक है। थोड़ी देर वे चुप रहे, किंतु वहां घड़ी की बात कौन मानता है। अंत में 2:15 बजे ही हमें चलने पर मजबूर होना पड़ा। एक और अंधेरे में इस निर्जन रास्ते में चोरों का भय था, और दूसरी ओर ऊंचे नीचे और संकीर्ण रास्ते में ठोकर खाकर 25-50 हाथ नीचे गिरने का डर था। तो भी सोचते थे, अधिक दिन चढ़ने पर हवा के तेज होने से ऊपर ठिठुरना पड़ेगा। धर्मवर्धन तो पहले से ही सवार हो गए, किंतु हम संकीर्ण पहाड़ी घुमाव के डर से कुछ देर पैदल चले। थोड़ी देर घोड़े पर चढ़ने के बाद फिर हमें उतरकर ही उजाला होने तक चलना पड़ा। हवा तेज तथा हड्डी को बेधकर निकल जाने वाली थी। किसी तरह कांपते कांपते हम आगे बढ़ रहे थे। 8:30 बजे तक चलने के बाद एक चट्टान की ओट में खूब ओढ़ना ओढ़कर घंटे भर विश्राम के लिए पड़ रहे। अंत में 12:30 बजे थोकला जोत के ऊपर पहुंचे। आज बादल नहीं था, इससे दिल बहुत मजबूत था। थियोडला पर बर्फ पड़ने पर कितनी ही बार यात्रियों का अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, विशेषकर जाड़े के दिनों में। 3 मील के करीब उतरने पर नीचे के गांव वालों की उदारता से बने एक छोटे टिकाव पर हमारे साथी फिर कुछ खाने पीने के लिए ठहर गए। आड़ में आकर हम थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा के झोंकों से बच गए।
बर्फ पड़ते वक्त तो ये स्थान कितने ही बटोहियों की जान बचाता होगा। बहुत काफी उतराई उतरकर अंत में अंधेरा होते वक्त थूलुर गांव में पहुंचे। पिछली यात्रा में भी इस गांव में मैं ठहर चुका था, किंतु उस समय का ठहरना अपने स्वर्गीय मित्र सुमतिप्रज्ञ के परिचय से हुआ था। कई घरों में पूछने पर हम 2 आदमियों के लिए जगह मिल रही थी, किंतु हमें अपने 3 घोड़े वालों को भी तो साथ रखना था। आखिर एक गरीब मी हमें अपने घर ले गया। जगह जैसी उसके पास थी, प्रदान की। चूल्हे के पास आसन लगा। आज कुछ बुखार हो आया था, इसलिए हमारी इच्छा तो पड़ रहने की थी, तो भी उसके लिए काफी इंतजार करना पड़ा। घरवालों को 3 सेर चावल और काफी चाय देकर हमने अपनी उदारता प्रकट की। वस्तुतः तो अब इन चीजों की दुष्प्राप्यता आवश्यकता कम होती जा रही थी, इसलिए हम अपने बोके को हल्का करना चाहते थे। 5 नवंबर को जब हम चलने को तैयार हुए तब हमें नीनम कुत्ती के लिए नए 3 घोड़े मिले। साथियों ने गांव वालों से ऐसा इंतजाम कर लिया था। उसी दिन जेनम पहुंच जाने की लालसा में बिना जलपान के ही चल पड़े। पानी की धारें जमी हुई थी, जिन पर चलने से घोड़े कितनी बार इनकार कर देते थे। वस्तुतः बर्फ जमे पानी पर चलना शीशे पर चलने की भांति ही खतरनाक है। कहीं कहीं तो हमारे साथ जाने वाले को धूल बटोरकर बर्फ पर बिखेरना पड़ा। सर्दी की इस विशेषता के अतिरिक्त रास्ता वही था जिसे 5 वर्ष पहले हमने पार किया था। नदी के वाये रास्ते भर तो कोई वैसी बात न हुई। हम साथी को छोड़कर घोड़ों को जल्दी हाँकते आगे बढ़ाए थे, किंतु जहाँ रास्ता नदी पार हो दाहिने से चला, कठिनाई बढ़नी शुरू हुई। यहाँ के 4-5 मोल रास्ते को पिछली यात्रा में हमने नहीं काटा था। जेनम तक के अंतिम 5 मील को यद्यपि पिछली बार भी मैंने पीठ पर बोझ लादे पार किया था, किंतु यात्रा करने के वर्षों बाद वर्णन लिखते समय उस कठिनाई को भूल गया था। अब की बार 2-3 जगह उतरते वक्त तो रोंगटे खड़े हो गए। एक जगह की उतराई के बारे में तो मुझे डर होने लगा कि घोड़ा पुस्तकों को लादे इस रास्ते कैसे उतर सकेगा, और आखिरी 3 मील तो हमें घोड़े से बिल्कुल उतर जाना पड़ा। सारी परेशानी भूल गई जब हम पहाड़ की बाहीं पार हो दूसरी ओर आए और नीनम हमें सामने दिखाई पड़ा। कहाँ पिछली यात्रा में, कहाँ पूछ देने पर तालू सूखने लगता था, और कहाँ आज निधड़क अपने को भारतीय बताया जा रहा था। 4 बजे नीनम में पहुंचे। ने भूतंग के चोला के लिए तिनरी से चिट्ठी लाए थे, किंतु उनका दिया स्थान प्रतिकूल पड़ रहा था। पूछने पर लासा के किसी व्यापारी की दुकान भी यहाँ न मिली। अंत में पाटन, नेपाल के साहू जोगमाल से भेंट हुई और उन्होंने अपनी एक खाली दुकान का ऊपरी कोठा हमें प्रदान किया। दूसरी चिंता थी हमें लासा से लाए छू सिंसिया के पिस्तौल को जिम में लगाने की। पिस्तौल तिब्बत की यात्रा में आवश्यक चीज है, इसलिए धर्मवर्धन उसे यहाँ तक लाए थे, किंतु अब वह गोरखा सीमा में जा नहीं सकता था। जोगमान साहू ने उसकी भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उस रात हम खूब आनंद से पैर पसार कर सो रहे। 2. बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए हमें जल्दी पड़ रही थी। 6 नवंबर को सवेरे उठे, देखा सब जगह है अंगुल मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। सवेरे भी बर्फ पड़ ही रही थी। उस दिन भर यही हालत रही। हम चाहते थे कि एक दिन रहकर अपने सब कपड़ों को धुलवा लें, लेकिन अब उसकी संभावना न थी। सनक्य से मिली 13 मूर्तियां, 6 लकड़ी की, 7 पीतल की और एक तालपत्र पोथी के बारे में दिक्कत ये थी कि नेपाल सरकार ने देश से बाहर, विशेषकर भारत की ओर, मूर्ति, पुस्तक आदि ले जाना निषिद्ध कर दिया था। इसलिए बिना पहले से प्रबंध किए इन चीजों को नेपाल ले जाने पर नीचे जाते वक्त वह नेपाल की नहीं है, इसका क्या प्रमाण होगा। इसीलिए हम चाहते थे कि कुत्ती के नेपाली प्रतिनिधि, डीठा,
को दिखाकर एक पत्र ले लें। डीठा सज्जन है। उन्होंने चीजें देख ली, किंतु चिट्ठी के बारे में कहा कि हम भंसार कस्टम विभाग के मुख्य कार्यालय को चिट्ठी लिख देंगे। नेपाल में लोगों को हर बात में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, इसलिए बेचारों को वैसा करना उचित ही था। उस दिन दिवाली थी। दिन भर हमने ज्वर के कारण उपवास किया था। शाम को साहू जोगमान का बार बार आग्रह घर में आकर खाने के लिए देखकर भी हम न समझे कि आज कोई विशेष दिन है। बाहर निकलकर देखा तो जगह जगह नेपालियों के घरों पर बहुत से दीपक जल रहे थे। भोजन करने को इच्छा तो न थी, किंतु अब तो कल से पैदल चलना था, इसलिए जैसे हो 2 कौर भीतर रखने में ही कुशल था। भोजन में कई तरह के मांस और तरकारियां थीं, जिन्हें चूरे के साथ खाना था। रात को ये सोचकर बहुत संतोष हो रहा था कि कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 3 बोझा ढोने वालों को नेपाल तक के लिए 13 मुहर 5 रुपये से कुछ अधिक पर ठोक किया। 7 को सवेरे आकर भारवाहकों ने सामान बांध लिया। कहा, हम कुछ खा पी कर चलेंगे। उनके इस कहने पर विश्वास कर हम 9-11 बजे चल पड़े। जब तक हम पहाड़ की मोड़ से घूमकर दूसरी ओर नहीं आए तब तक हमारे चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। बादल था, किंतु नीचे जाने के कारण हमें बर्फ पड़ने का उतना डर नहीं था। अपनी पहली यात्रा में हम इसी रास्ते से गुजरे थे, तो भी यात्रा को वर्ष भर बाद लिखने से वेठनाइयां मन से दूर हो गई थीं। अब की यात्रा की स्मृति ताजी रहने के साथ लिखने से इसमें कुछ अतिशयोक्ति सी मालूम होगी, किंतु है वह बिल्कुल सच। हमें आज छुकम या छकसम पहुंचना था। सबसे कठिन रास्ता छकसम से नीचे डाम तक है। उसके बाद आज का रास्ता और नंबर डाम से सीमा वाले पुल तक के रास्ते का है। उतराई कितनी ही जगह बहुत मुश्किल थी। इधर बीती बरसात के पानी ने भी कितनी ही जगह रास्ते को बहा दिया था। बीच में एक आध बार बनारसी रामदाने जैसी बर्फ भी पड़ी। 2:30 बजे छकसम पहुंच गए। यहाँ गर्म पानी के सोते में स्नान करना था। 2 घंटा इंतजार करने पर देखा, भारवाहकों का कहीं पत्ता नहीं। अंत में बिना साबुन के ही जाकर देर तक स्नान किया। 2.5 महीने की जमी मैल के उत्तर जाने से चित्त का प्रसन्न होना सर्वथा स्वाभाविक था। शाम हो रही थी, लेकिन आदमियों के आने का कोई पता नहीं। दिल विश्वास करने को नहीं मानता था कि हमारे ओढ़ने बिछौने को लिए वे लोग आज नहीं आएंगे। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो चला। अब विश्वास हो गया, आज नहीं आएंगे। जरा सी गलती के लिए भोटवासियों के कोसना और बात है, किंतु ऐसे दोष और जगह भी पाए जाते हैं। अपरिचित स्थान में जाने पर भारत में भी ऐसे बेपरवाह मिल सकते हैं। प्रश्न था, हम लोग देह पर के कपड़ों के ही लेकर चले आए थे, अब रात को सर्दी का क्या इंतजाम हो। संयोग से हमारे निवास में एक और आदमी ठहरा था, जो ने नम के एक साहू का गद्दा तकिया रजाई सब लिए जा रहा था। हमने जब घरवाले से रात की धूनी के लिए लकड़ी मांगी तब उस आदमी ने अपने साहू के बिस्तरे के देने का प्रस्ताव किया। धर्मवर्धन को घरवाले ने कुछ कपड़े दे दिए। इस प्रकार रात भर ठिठुरने से जान बची। साथ ही यह भी शिक्षा मिली कि आदमियों को चलाकर स्थान छोड़ना चाहिए। 8 नवंबर था। सोचने लगा, आदमी 10 बजे तो जरूर पहुंच जाएंगे। शायद वे रास्ते में ठहर गए होंगे। दोपहर तक प्रतीक्षा करते रहे। अब तक न नम से चले कितने ही आदमी पहुंच गए। मालूम हुआ, उन्होंने हमारे आदमियों को रास्ते में कहीं नहीं देखा। डरने लगे, कहीं आज भी न आवें। खाने पाने की चीजें भी हमारे पास न थीं। हम घरवाले से कुछ चीजें उधार लेकर खा रहे थे। ओढ़ने बिछौने की समस्या कल जैसी ही थो। अंत में धर्मवर्धन वियतनाम की ओर जाने को तैयार हुए। 12 बजे वे उधर गए और हम एक चट्टान पर बैठ उस मार्ग द्वार की ओर देखने लगे,
जो ऊपर को और रास्ते पर बना था। आज भी गर्म पानी में डटकर स्नान हुआ था। 3 बजे दिन को बिस्तरा दे नित्राला आदमो सबेरे बनम जाकर लौट आया। उसने कहा आदमी आज भी नहीं आएंगे। निराश हो गए, किंतु सूर्यास्त के साथ देखा लोग आ रहे हैं। धर्मवर्धन को बोनम के पास तक जाना पड़ा। 11 नवंबर को तैयारी करते करते 10 बज गए। आज आदमियों के चल देने ही पर चले। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। छकसम बस्ती के आंख की आड़ में होते ही रास्ते की कठिनाई मालूम होने लगी। वैसे तो वियेनम से 4-5 मील उतरते ही वृक्ष मिलने लगे। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।